Welcome students, 10th standard science 6th chapter life process. लास्ट सेशन में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स टॉपिक कवर कर लिया. अब इस आज के सेशन का पार्ट है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एंड इज ओवरऑल डिवाइडेड इनटू 5 मेजर स्टेप्स. पर एनिमल्स की तरफ यानी ह्यूमन बींग्स का स्टडी करने से पहले हम न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अमीबा का एक आंसर देख लेते हैं which is explained with the help of a diagram as well. So how do organisms obtain their nutrition इस पार्ट में यहाँ से ये कंसेप्ट शुरुआत होती है. और ये ऑलरेडी आंसर आपने पहले भी सीख लिया. दैट अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म विथ इरेगुलर शेप. एज सुन एज इट सेंसेस अ फूड पार्टिकल नियर बाय इट चेंजेस इट्स शेप. और ये जो शेप है इसको बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. आप देख सकते हैं 2 फिंगर्स की तरह ये है जिसके बीच में ये फूड पार्टिकल आ जाता है. एंड फूड पार्टिकल को मतलब इस तरह से घेरा जाएगा एंड देन दिल कम्प्लीटली डाइजेस्टेड टेक इट एंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स. सो अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल. धीरे धीरे देख सकते हो आप पूरी तरह से फूड पार्टिकल को वो घेर लेता है, फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूम. यहाँ पे अंदर देख सकते हैं दैट स्पेस इज कॉल्ड एज फूड वैक्यूम. Now once the food is completely taken in, inside the food vacuum, complex substances are broken down into simpler ones, which then finally mix, diffuse into cytoplasm. इनका एक बार breakdown हो गया तो वो पूरी तरह से cytoplasm में diffuse हो जाते हैं. And this is the way it will always also remove the waste. The remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out. सो आप देख सकते हैं ये आंसर. और अगर ये स्टेप्स की बात करें तो ये सारे स्टेप्स अमीबा में भी फॉलो होते हैं. इन सब का मैं पहले इन शॉर्ट मीनिंग बता देता हूँ. व्हाट डू यू मीन बाय इंजेक्शन? क्या मीनिंग रह सकता है? इंजेक्शन मीन्स टेकिंग इन फूड थ्रू माउथ. ये तो भी यहाँ पर फॉर ह्यूमन बींग्स होगा, फॉर अमीबा इट कैन हैपन एट एनी प्लेस. सो टेकिंग इन फूड इज इंजेक्शन. Since amoeba has no mouth or a fixed place, it will ingest food using its pseudopodia, right? So that is the first. Then digestion. Second is digestion. Once the food is taken in, it needs to be broken down, right? And in amoeba, the food is digested by digestive enzymes, and these enzymes from surrounding cytoplasm enter the food vacuole and break down the food into small and soluble molecules. So ingestion, taking in of food, digestion, breaking it down. Now absorption. अब जो फूड ब्रेक डाउन किया हुआ है उसका एब्जॉर्प्शन जरूरी है. द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म बाय डिफ्यूजन. सिंस इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, इट डज नॉट रिक्वायर ब्लड सिस्टम टू कैरी द डाइजेस्टेड फूड एज इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स. सो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब होना जरूरी है. फूड वैक्यूल में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स के जरिए फूड ब्रेक डाउन होगा और वो स्मॉल और सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन ज़रूरी है. बाय देन एसिमिलेशन. एसिमिलेशन यानी व्हेन द सेल्स विल मेक यूज ऑफ इट, व्हेन द सेल्स विल एब्जॉर्ब इट एंड मेक यूज ऑफ इट, इट विल बी कॉल्ड एज एसिमिलेशन. एंड व्हाई विल द सेल्स एब्जॉर्ब ईच एंड एवरी फूड मॉलिक्यूल? टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी. तो इस कंसेप्ट को एसिमिलेशन कहेंगे. एंड लास्ट, द अनडाइजेस्टेड फूड has to be removed and it will be removed again through diffusion. यानी सेलुलर सरफेस की इधर से ये फूड को रिमूव करेंगे जैसे उन्होंने फूड को टेक इन किया था. सो सिंपल न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स इज डिवाइडेड इनटू दीज 5 मेजर स्टेप्स. इन एनी ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू दीज 5 मेजर स्टेप्स. सो दिस इज रिगार्डिंग अमीबा. Now in paramecium, which is also a unicellular organism, but difference is the cell has a definite shape and the food is taken in at a specific spot, and food is moved to this spot by the movement of cilia which covers the entire surface of the cell. So here is a diagram in front of you. Paramecium is also a tiny unicellular animal which lives in water, and it uses this hair-like structures called cilia to sweep the food particle from water and put them into its mouth. So here it is, oral groove. This will act as a mouth entry point.
and the cilia move back and forth rapidly in water, and they help to carry the food particle into the mouth of paramecium, and followed by other steps which we have explained as per in amoeba. So बस fixed shape होने की वजह से there will be a fixed entry place. That's it. So now we move to the main part of the chapter, main part of the session, that is nutrition in human beings. So डायग्राम आपको टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है आप यही ड्रॉ करने के लिए प्रेफर कर सकते हैं, या फिर नोट्स में आज शेयर कर रहा हूँ तो उसमें एस चंद का डायग्राम दिया हुआ है, तो आप उसमें भी आप वो प्रेफर कर सकते हैं, थोड़ा इजी लगेगा ड्रॉ करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट विथ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. अब ये स्लाइड्स डेफिनेटली शॉर्ट में पॉइंट्स कवर कर रहे हैं, पर टेक्स्ट बुक से जो ज़रूरी पॉइंट है मैं हाईलाइट भी करते जाऊँगा. सो यू कैन सी एलिमेंट्री कैनल हियर. व्हाट इज एलिमेंट्री कैनल? It's basically a long tube extending from mouth to the anus. So alimentary canal is a long tube and it's around 9 meters long in an adult. So this is the part, and now this tube has different parts, various regions which are specialized to perform various functions. We'll discuss it one by one. So let's start with the first part, which is ingestion. जैसे यहाँ पे बताया हुआ है. What is ingestion? Human beings have a special organ for ingestion of food. It is called mouth. So food is ingested through the mouth. Now the next part is what is to be done. The food has to be processed to generate particles which are small and of same texture. Proper digestion के लिए the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture. And this is achieved by crushing the food with our teeth. This is achieved by crushing the food with our teeth. So that is the first point. Now the food needs to be wet. Why? Since the lining of the canal is soft, food is wetted to make its passage smooth. With the help of what it will be wetted? With the help of saliva. जैसे यहाँ उन्होंने दिया, when we eat something like our mouth waters. This is actually not only water but a fluid called saliva, which is secreted by salivary glands. Correct? So आगे बढ़ते हैं. If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules, and this is done with the help of a biological catalyst called enzymes. तो जो भी breakdown food molecules का होगा ये enzymes के बिना possible नहीं है. And these act as a biological catalyst. Now what do we mean by catalyst? Catalysts are those substances which speed up the process, any process. हम chemical reactions में 2-3 बार देखेंगे कि कुछ catalyst add किए रहते हैं. So they speed up the process without themselves reacting in that. So हमारे body में hormones एक chemicals है and the other ones are enzymes. They act as catalyst, and saliva में saliva is nothing but one enzyme. कौन सा enzyme उसमें present है? This is a very important answer of 1 mark. The saliva contains an enzyme called salivary amylase that breaks down the starch, which is a complex molecule, to give simple sugar. फिर से एक बार. Saliva contains an enzyme called salivary amylase that breaks down the starch, which is present in food, which is a complex molecule, to give simple sugar. तो अगर आप सोच रहे होंगे कि इधर ही ब्रेक डाउन हो जाता है तो स्टमक इंटेस्टाइन की क्या ज़रूरत है? इज़ द फूड गोइंग टू स्टे इन द माउथ फॉर अ लॉन्ग टाइम? गाय की तरह चबाते बैठोगे क्या खाना? नहीं. फूड रिमेन्स इन द माउथ फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम. हेंस पार्शियल भी नहीं बोल सकते, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्रेक डाउन विल हैपन इन द माउथ विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, बिकॉज फूड वोंट स्टे इन द माउथ फॉर अ लॉन्ग टाइम. टीथ का काम हो गया, थोड़ा फूड वेट हो गया, इट विल स्टार्ट गोइंग थ्रू द यूसोफेगस, दैट इज द फूड पाइप, टुवर्ड्स द स्टमक. सो कुछ हद तक ब्रेक डाउन हम कह सकते हैं विल हैपन इन द माउथ. सो द फूड इज मिक्स्ड थरोली विद सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ while chewing by the muscular tongue. So इसी से शुरुआत हो गई. आगे बढ़ते हैं अभी. So just read it out.
It consists of alimentary canal and glands which will produce enzymes and break it down. The main organs are mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and anus. And the main glands are salivary glands, gastric glands, liver, pancreas and intestinal glands. तो आखिरी में मैंने एक फ्लो चार्ट एक बुक से ये किया एक्सेस किया, तो ये फ्लो चार्ट से अभी हम हर एक पैराग्राफ को समराइज भी करते जाएंगे. सो नाउ वी हैव फिनिश्ड विद द फर्स्ट थ्री. नाउ व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ माउथ? इनटेक ऑफ द होल फूड. फंक्शन ऑफ टीथ? chewing and grinding of food. And tongue? rolling of food, tasting of food, no doubt ये फंक्शन सही. And swallowing, that is pushing down of the food, ये भी हो गया. And tongue का एक और है secrete saliva and mucus. And what is the function of saliva? To break down starch, complex starch to simple sugar molecules. यहाँ पे वो मिस्टेक हो गई है, आप समझ जाइए. ये नोटबुक में आप ड्रॉ करते हैं तो पूरा डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स विदिन 5 मिनट्स आपका रिवाइज हो सकता है. So starch will be broken down into simple sugar molecules by the help of salivary amylase. ये 1 mark question है, important है. Enzyme पूछते हैं. It contains an enzyme called salivary amylase. So this way we have finished with the first part. Now the second part is the food which is taken in should pass through this food pipe in a systematic manner towards the stomach. ऐसा कभी नहीं होगा एक घास खाया और सीधा जाके स्टमक पे टपक करके गिरेगा, ऐसा कभी नहीं होगा. वो धीरे धीरे प्रोसेस्ड मैनर में स्टमक तक कैरी किया जाएगा. एंड हाउ इज दैट पॉसिबल? द फूड नीड्स टू बी मूव्ड इन अ रेगुलेटेड मैनर, रेगुलेटेड एंड ए कंट्रोल्ड मैनर, so that it can be processed properly in each part. The lining of the canal, this is the canal, inner lining has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. और इस rhythmic contraction relaxation को कहते हैं peristaltic movement. Food which we take in from mouth needs to be carried towards the stomach in a controlled manner so that it can be processed properly. And the lining of canals will help you do that. It will contract rhythmically in order to push the food forward. देख सकते हैं ये इमेज मैंने डाउनलोड करके आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया हुआ है. सो यू कैन सी मसल्स अल्टरनेट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ताकि एक फूड पार्टिकल लिया तो यहाँ से वो कॉन्ट्रैक्ट होके फूड को आगे धीरे धीरे पुश कर रहा है. दीज आर स्फिंक्टर मसल्स विच विल फाइनली कैरी द फूड फ्रॉम द माउथ towards the stomach. Getting? So that is the function of lining of the alimentary canal, to carry the food, to push the food forward with the help of rhythmic contraction and relaxation. Now from here the food will enter a very important organ, stomach. Stomach is a large organ which expands when food enters it, right? And what is the function of stomach? In general यहाँ पे दिया the muscular walls will help in mixing the food thoroughly with more digestive juices. तो स्टमक के जो ग्लैंड्स हैं they will release more digestive juices, जिससे और हद तक ब्रेक डाउन या डाइजेशन पॉसिबल होगा. बट अगेन हमने ये भी देखा कि माउथ पे कुछ हद तक ब्रेक डाउन हुआ है, स्टमक में और कुछ हद तक ब्रेक डाउन होगा, बट द फाइनल डाइजेशन, द फाइनल प्लेस वेयर ब्रेक डाउन विल हैपन इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. करेक्ट? So now we have finished with ingestion, and now the food is going to enter into stomach, and we start with the process of digestion. Now what will happen in stomach? Now there are 3 glands present in the walls of the stomach, and these glands secrete gastric juices, and the gastric juices consist of 3 substances. तो ये एक बहुत important question पूछा जाता है, so just write it down. Stomach will release 3 things. The first is hydrochloric acid, तो HCl लिख दूंगा उसके लिए मैं. The second is enzyme pepsin. The second is enzyme pepsin, and the third is mucus. So फिर से एक बार, the gastric juices consist of 3 substances. That is, first is hydrochloric acid, second is enzyme pepsin, and third is mucus. Now what is enzyme pepsin?
इट इज़ अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. इट्स अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. और इन एंजाइम्स की डिमांड है कि हम तो एसिडिक मीडियम में ही काम करेंगे, कि ये एसिडिक मीडियम में ही सिर्फ काम कर सकते हैं. सो हु विल क्रिएट एसिडिक मीडियम इन द स्टमक? It will be created by HCl. That is the first function. That they release hydrochloric acid, protein digesting enzyme pepsin and mucus. Now the first point is the hydrochloric acid creates an acidic medium which facilitates, which promotes the action of enzyme pepsin. उससे काम उसका आसान हो जाता है, तो इसीलिए उसके लिए कहा गया सेंटेंस, इट फैसिलिटेट्स, इट प्रमोट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन. ध्यान रखिए, इट्स अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो एसिडिक मीडियम में ज़्यादा इफिशिएंटली काम करते हैं. तो HCl का काम क्या है? टू क्रिएट एन एसिडिक मीडियम विच विल प्रमोट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन. गेटिंग? सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन. व्हाट कुड बी अनदर फंक्शन सर्व्ड बाय द एसिड? सोचो. द सेकेंड फंक्शन which is because of the release of acid is to kill many harmful bacteria which may enter the stomach with the food, along with the food. They cannot survive in acidic atmosphere. So HCl जो gastric glands release करते हैं have two important functions: to kill the harmful germs and to promote the action of enzyme pepsin. This is the function of acid which is released by the stomach. एंड अब ये जब एसिड है तो इसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है स्टमक के वॉल्स, अदरवाइज इट वुड कॉज स्टमक अल्सर और मेनी सीवियर प्रॉब्लम्स. सो अ स्टिकी सब्सटेंस इज ऑल्सो रिलीज्ड अलॉन्ग विद दैट एसिड विच इज म्यूकस. इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड. अनइवन ईटिंग, ओवर ईटिंग से एसिड ज़्यादा रिलीज होने लगता है, और अगर ये फ्रीक्वेंटली होने लग गया इट कॉजेज एसिडिटी एंड मेनी सीवियर प्रॉब्लम्स in the person's stomach. So these are the three things. फिर से एक बार देख लेते हैं. जो फ्लो चार्ट ये किया हुआ है उसमें हम क्लियर करते जाएंगे. So now esophagus will do what? Will take in food from the mouth to the stomach by peristaltic movement. What is peristaltic movement? Contraction and relaxation of muscles of the esophagus. Esophagus means food pipe. Getting clear? Now what is going to happen in stomach? Gastric glands which are present on the walls of the stomach will secrete gastric juices, and gastric juices are of three types, three substances. Pepsin, it's an enzyme that breaks down the proteins. HCl will make the medium acidic, and why there is a need? To promote the action of enzyme pepsin and to kill harmful bacteria. Mucus will protect the inner lining of stomach. देख सकते हो बहुत शॉर्ट में अच्छे से सब डिटेल में यहाँ पे कवर हो रहा है इस फ्लो चार्ट में. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. सो वी हैव ऑफन हर्ड एडल्ट्स कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी. कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड अबाउट? डेफिनेटली. तो जो HCl रिलीज होता है वही जब ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो इट कॉजेज एसिडिटी. नाउ स्फिंक्टर मसल, आपको एक जगह लेबल डायग्राम में दिखाया था कि जो यूसोफेगस के जरिए फूड स्टमक तक एंटर होता है उसको कंट्रोल करने वाले मसल्स स्फिंक्टर मसल्स है. वैसे ही द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक इज कंट्रोल्ड बाय स्फिंक्टर मसल विच विल रिलीज इट इन स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो नाउ द फूड इज गोइंग टू एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब नाम क्यों ऐसे दिया है स्मॉल इंटेस्टाइन? दैट इज इट स्मॉल. सोचो जरा, तो क्या लगता है स्मॉल इंटेस्टाइन ये नाम क्यों दिया हुआ है? इज इट बिकॉज इट इज स्मॉल? द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, याद रखिए, एंड इट इज अबाउट 6.5 मीटर लॉन्ग इन एडल्ट मैन, ह्यूमंस. सो द लॉन्गेस्ट पार्ट ये देख सकते हैं आप अंदर पूरा इज कंप्लीटली स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसको जो घिरा हुआ है इज लार्ज इंटेस्टाइन. Though small intestine is very long, it is called small intestine because it is very narrow. That's the point. And it is arranged in the form of coil inner belly. And the length of small intestine is different in different animals. The length of small intestine differs in various animals depending on the type of food they eat. तो उस पर एक give reason पूछा जाता है that why the length of small intestine is different in different animals. Like in herbivorous,
they have longer small intestine, lengthy रहता है, और and in carnivores they have shorter small intestine. Why? तो वही पॉइंट है, देखो, the length of small intestine differs in various animals. Now herbivores eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested. याद करो, what is plant cell wall made up of? It is made up of a more complex material called cellulose, which is very difficult to break down. And तो herbivores को वो cellulose complex molecule को break down ज़्यादा अच्छे से करने के लिए they need a longer small intestine. अब small intestine है क्यों? Because this is the site of complete digestion. Here is the place where finally food will be digested. So longer intestine होने से ज़्यादा अच्छे से cellulose digest होगा. Then many humans are herbivores. फिर उनमें क्यों ऐसे नहीं है? We cook the food and eat. तो आधा breakdown, आधा permeable even breakdown उधर ही cellulose का हो जाता है. And meat is easier to digest. Hence carnivores like tigers have shorter small intestine. But हम तो दोनों फूड कुक करके खाएंगे तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ जो है वो आइडियल है. बट herbivores eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested, and meat is easier to digest. Hence carnivores like tigers have shorter small intestine. ये आंसर 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं. And now we move to the main part, which is the place of complete digestion of carbohydrates, proteins and fats. ये सब complex molecules है जो हम अलग अलग फूड के जरिए कंज्यूम करते हैं. इनका ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है. किन में ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है? यहाँ दिया उन्होंने. The enzymes present in the small intestine finally convert proteins to amino acids, carbohydrates to glucose and fats to fatty acids and glycerol. अब इसमें ये पूरी तरह से ब्रेकडाउन करने के लिए हम स्मॉल इंटेस्टाइन का आंसर डिटेल में देखेंगे. नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक? सोचो जरा. The nature of the food coming from the stomach is acidic. Getting? Is acidic. Now, as it enters the small intestine, definitely it will be acidic, right? But अब सोचो 2 मिनट के लिए, स्टमक में एसिडिक क्यों था? पेप्सिन की डिमांड थी, हम एसिडिक मीडियम में काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे. तो HCl रिलीज करते करते वो पूरा मीडियम एसिडिक हो गया, फूड एसिडिक हो गया. अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे, small intestine will receive the secretions of liver and pancreas for this purpose. Further enzymes और digestive juices जो है liver और pancreas रिलीज करेंगे और वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ पहुंचने वाला है. ध्यान रखिए, थ्रू अ ट्यूब लिवर और पैंक्रियास कुछ सिक्रीट करेंगे, कुछ रिलीज करेंगे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डायरेक्ट जाना जरूरी है. अब ये बात मैंने रिपीट क्यों की? क्योंकि पैंक्रियास, ये आपने 8th में भी पढ़ा था, is a endocrine gland, right? Endocrine gland यानी the ductless glands, यानी when they release hormones directly into the blood, it's called endocrine gland. And why was pancreas endocrine gland? Because they release the hormone insulin to break down glucose to allow the cells to absorb it completely, and if released in less amount, it will cause diabetes. So pancreas एक chemical directly blood में release कर देते हैं without any tube. Hence they act as endocrine gland. But pancreas are as well exocrine gland because they release some chemical through a tube to a particular target site. And here it is, pancreas have to release some juices, some enzymes directly to small intestine for food to completely break down. So since they are releasing a chemical through a tube, through a duct, it is also called as exocrine gland. आया बात समझ में? And liver की बात करें, it is the largest gland and the largest organ of the human body, and it weighs around 1.5 kg in a normal human adult. So liver का importance अब आगे देखेंगे हम. largest organ, largest gland, तो मतलब उतनी ज़रूरी चीज़ें होंगी. और सबसे ज़रूरी चीज़, ये functions तो पढ़ेंगे ही. एक पार्ट मैंने स्किप किया था कि what is the form of food stored in plants. The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch, which serves as internal energy reserve to be used as and when required by the plant. A somewhat similar situation is seen in animals, where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body
in the form of glycogen. So whatever energy reserve is stored in the form of glycogen is stored in liver. याद रखना, जो भी food reserve है in the form of glycogen will be stored in reserve, will be stored as a reserve in liver. And why it is stored, समझ गए कि majority of the time all the food we eat need not be used, energy from it need not be used at that time. So बहुत सारा reserve form में stored होता है. तो कब उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है? Whenever adrenaline hormone is released, in the case of emergency, मान लो कुत्ता पीछे पड़ा या कोई मारने आ गया, तो तब एक्सेसिव एनर्जी की ज़रूरत होती है, तब लिवर में से ये ग्लाइकोजन ब्लड में रिलीज होना शुरू हो जाता है. सो फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल सेल्स, और तब ये इनका इमीडिएटली ब्रेकडाउन, मतलब तब ये इमीडिएटली रिलीज होते हैं एंड ब्लड के जरिए हर एक सेल तक पहुंचाए जाते हैं, बिकॉज तब एनर्जी की ज़रूरत सबसे हाईएस्ट होती है बॉडी को. सो ध्यान रखिए वो बात भी. नाउ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स की डिमांड है, पेप्सिन की डिमांड कुछ और थी, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स की डिमांड है हम तो अल्कलाइन मीडियम में काम करेंगे, हमको एसिडिक मीडियम नहीं चलेगा. द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज टू बी मेड अल्कलाइन फॉर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट. पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को अल्कलाइन मीडियम चाहिए, बेसिक मीडियम. एंड हु विल डू दैट? बाइल जूस, येलोइश ग्रीन कलर का लिक्विड होता है which is from liver, accomplish this in addition to acting on fats. So bile juice will convert the food coming from the stomach from acidic to alkaline medium so that pancreatic enzymes can easily act. So liver के दो functions हो गए, तीन functions हो गए. The food stored as an internal energy reserve in the form of glycogen is stored in liver. It also releases bile juice which will turn the medium to alkaline for pancreatic enzymes to act. And it also breaks down fats. It also acts on fats. क्या बात देखो आगे. Fats are present in the intestine in the form of large globules. Fat के molecules बड़े होते हैं और वो बहुत ज़रूरी भी है हमारे बॉडी को, नर्वस सिस्टम को. तो उनका ब्रेक डाउन करने के लिए which makes it difficult for the enzymes to act on them. तो फैट के लार्ज मोलिकुलर साइज की वजह से other enzymes easily cannot function. So what will happen? Bile salts, bile juice का ही फॉर्म है, will break them down into smaller globules, increasing the efficiency of enzyme action. So bile salts will break them down into smaller globules, increasing the efficiency of enzyme action. This is similar to the emulsifying action of soap on dirt, which that we have learnt about in chapter 4. So not yet learnt, mid term के बाद ये चैप्टर आता है. तो emulsifying action मतलब क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल डर्ट वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता. फिर सोप क्या करता है? सोप मेक्स द डर्ट मॉलिक्यूल, रिमूव्स द डर्ट मॉलिक्यूल फ्रॉम द क्लॉथ एंड मेक्स देम सोल्यूबल इन वाटर. इसलिए पानी बाद में मैला हो जाता है एंड कपड़ा क्लीन होके आता है. तो सोप क्या करता है? मेक्स द डर्ट मॉलिक्यूल डिसॉल्व इन वाटर. इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन. फिर बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं? फैट के मॉलिक्यूल्स बड़े होने की वजह से ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, ब्लड में डिसॉल्व नहीं हो सकते. Bile salts breaks them down and makes them soluble in water, makes soluble in blood, so that blood can easily absorb it. So can we say it's the same thing? Because emulsifying action में वही हुआ, soap dirt को water में dissolve करवा देते हैं, bile juice fat molecules को break down करके blood में dissolve कराने की ability रखते हैं. So it's same emulsifying action. Getting? समझ में आ गया? Food coming from the stomach is acidic, needs to be made alkaline. Otherwise pancreas won't work, pancreatic enzymes won't work. So bile juice from liver will make the medium alkaline and will act on fats as well to break down the fat molecules so that other enzymes can efficiently work, and this is called emulsification. So अब alkaline medium तैयार हो गया, fat molecules भी break down हो गए, and now we'll study the function of pancreas. अब pancreatic enzymes आसानी से काम कर सकते हैं. So we'll study about that. But एक बात और बताने की, लिवर ये जो बाइल जूस है ये हमेशा प्रोड्यूस करते ही रहता है और उसको स्टोर कर देता है एक जगह पर, एक ट्यूब लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर पे, विच इज गॉल ब्लैडर. सो गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल जूस. सो इन फ्यू केसेस gallstones may become locked in the neck of the gall bladder
यहाँ देख सकते हैं. And when gallbladder is plugged in this way, bile can't exist. This may lead to a gallbladder becoming inflamed or distended. And for उसकी वजह से फिर gallbladder को remove भी कर देना पड़ता है. There is much greater risk of tear in the gallbladder as well as infection and tissue death. So फिर gallbladder को remove करा दिया जाता है. अगला डाउट, फिर अगला डाउट यही है कि if gallbladder is removed, can one survive? Well, one can lead a perfectly normal life without a gallbladder as well. Your liver will still make enough bile to digest your food, but instead of being stored, it drips continuously into your digestive system. So, थोड़े डाइट में चेंजेस और लाइफस्टाइल में चेंजेस, ईटिंग हैबिट्स में चेंजेस करने होते हैं, बट देयर इज नो प्रॉब्लम इफ गॉल ब्लैडर इज रिमूव्ड. सो दिस इज द पार्ट वी हैव नाउ फिनिश्ड. नाउ वी मूव टू पैनक्रियाज. नाउ व्हाट विल पैनक्रियाज डू? फैट्स ब्रेक डाउन हो गए, प्रोटीन कुछ हद तक स्टमक में ब्रेक डाउन हो गया था. Now the pancreas will secrete pancreatic juices which contains the enzyme like trypsin for digesting proteins. एक और एंजाइम आ गया, प्रोटीन्स इजीली डाइजेस्ट नहीं होते, तो स्टमक में एक था पेप्सिन, अब यहाँ पर है ट्रिप्सिन, राइट. सो दे रिलीज ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स, लिपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स. जो फैट्स ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो गए थे उसको और फर्दर ब्रेक डाउन करने के लिए they release lipase, and they also release enzyme amylase for breaking down the starch, जो यहाँ पर आपको नहीं दिया. And finally, the walls of the small intestine contains gland which secretes intestinal juices, और further कुछ और juices release होंगे. And finally, proteins का amino acids में break down हो जाएगा, carbohydrates का glucose में, और fats का fatty acids और glycerol में. एक बार फिर से, pancreas will now secrete pancreatic juice which contains enzyme trypsin for digesting proteins, lipase for breaking down emulsified fats, and amylase for breaking down starch. याद रखो. And the walls of small intestine will further release more intestinal juices जो आपको नहीं है, खाना खाते कभी सोचा भी नहीं होगा इतनी चीज़ें होती हैं. And finally ये break down हो जाता है. So we have now finished the second part. अभी सेकेंड पार्ट खत्म हुआ, दैट इज डाइजेशन, जो इतना लंबा प्रोसेस था. तो जस्ट अ मिनट. पैनक्रियाज हो गया, स्टमक हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया. अब लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट बाकी है. तो यहाँ पर आप पॉज करके चाहो तो एक बार ये सब रीड कर सकते हो. जो टेक्स्ट बुक में पढ़ाया हुआ है उसी को सब कट शॉर्ट करके उन्होंने यहाँ दिया है. ये भी रीड कर लेना, पॉज करके करना. मैं सिर्फ जस्ट एक स्लाइड दे रहा हूँ आपको, तो आप देख के क्लियर कर सको. ओके, अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस करेंगे. एक यहाँ पे मैंने एपिग्लोटिस का लिखा हुआ है, तो डिटेल डायग्राम यहाँ पर एक है. एपिग्लोटिस फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर. इधर भी आप देख सकते हैं फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर है. खाना विंड पाइप में ना जा पाए उसको ब्लॉक करने के लिए एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है. दिस इज ट्रैकिया विच इज विंड पाइप, एंड दिस इज यूसोफेगस विच इज फूड पाइप. तो खाना सीधा फूड पाइप में जाना चाहिए, ना ही विंड पाइप में. तो ये एपिग्लोटिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को प्रिवेंट करेगा. कभी कभी थोड़े माइन्यूट पार्टिकल्स जाते हैं तो खांसी आ जाती है, मराठी में ठसका लगने बोलते हैं. तो वो फूड पार्टिकल का फीडबैक मैकेनिज्म है कि वो उसको वहाँ से थ्रो करके फूड पाइप की तरफ भेजने की कोशिश करते हैं. तो एपिग्लोटिस इज अ लीफ शेप्ड फ्लैप बिहाइंड द टंग. The main function is to seal off the windpipe during eating so that the food is not accidentally inhaled. Ready? So we have finished with mouth, stomach, upper part of the small intestine called duodenum, in the small intestine, in the large intestine अब हम देखेंगे. Absorption अभी तक बाकी है और ये उन्होंने यहाँ पर बताया. Finally when the food is broken down, the third part is absorption. अब breakdown तो हुआ, absorb भी तो होना चाहिए हर एक सेल से. After digestion, the molecules of food become so small that they can pass through the walls of small intestine, which contain blood capillaries. So walls of small intestine contain blood capillaries,
which absorb those small particles of food, and that digested food now will go into the blood. This is called absorption. So small intestine is again a place where digestion and absorption both will take place. तो इस पर एक बहुत important question भी है. You can see here. It's a very very important question. How is small intestine designed to absorb the digested food? तो कैसे होगा देखते हैं. This is the answer, perfect answer for this. Digested food is taken up by the walls of the intestine, and the inner lining of small intestine has numerous finger-like projections. Called villi, which increase the surface area for absorption. मान लो इनर वॉल अगर ऐसा स्ट्रेट होता तो इसकी एरिया ज़्यादा रहेगी या ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के सरफेस है उनकी ज़्यादा रहेगी. अगर आप इसको स्ट्रेच करते तो ये डबल हो जाएगा इसके. सो दे हैव न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई which increase the surface area of the absorption. They are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body, where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and repair of old. बिना डायग्राम के ये क्लियर होने वाला नहीं है, तो इसके लिए भी कुछ इमेजेस डाउनलोड किए हैं. Here it is. So what you can see is, what are villi? They are numerous finger-like projections present in the small intestine, walls of the small intestine, and large surface area. देख सकते हैं ये ऐसा होने के जैसे surface area बहुत हो गया इनका. So this will help in rapid absorption of digested food, and from here it will, through these blood capillaries, will go to all parts of body. So you can see the walls of intestine are richly supplied with blood capillaries because of this. और एक्चुअल में दिखते कैसे हैं villi? You can see a beautiful image. You can see these are numerous finger-like projections. Small intestine का inner lining देख सकते हैं. इन सब में absorption होगा food molecules का, and from here it will travel to each and every cell of our body. Getting? So now we have finished with absorption. Now assimilation. What do we mean by assimilation? The blood will carry this digested food and dissolved food to all parts of the body, where it will become assimilated as part of the cells. It will be used by the cells for obtaining energy as well as for growth and repair. Right? So the digested food which is not used is stored and the other is used. So assimilation ये part है. And now last is egestion. अब egestion में क्या होगा? The unabsorbed food is sent to the large intestine, और large intestine का कोई रोल नहीं होता digestion में. It will only absorb water from this material, left out material. The parts of which cannot be digested will now travel through large intestine, और large intestine sponge की तरह काम करेगा. Sponge कैसे पानी absorb कर लेता है? So it will absorb almost most of the water from the undigested food with the help of villi again, and due to this the undigested part of the food becomes almost solid. And the last part of the large intestine is called rectum, which stores this undigested food for some time. So rectum में ये stored रहेगा. Just a minute. तो यहाँ पे डिटेल इमेज, yes, here it is. So देख सकते हैं, this is a part of large intestine. This coiled tube is called colon, ascending colon, transverse colon, descending colon. This coiled tube, इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी यहाँ लिखी हुई है. Just read it out. The long coiled tube-like organ that removes water from the digested food. The remaining material, solid waste called stool, moves through the colon to the rectum and leaves the body through anus. यहाँ पे आपको स्प्लीन भी एक लेबल डायग्राम में दिखा होगा. कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आता है तो इधर नहीं है, बट इट्स एन ऑर्गन फाउंड इन वर्चुअली ऑल वर्टिब्रेट्स एंड इट एक्ट्स प्राइमरीली एज अ ब्लड फिल्टर. लिम्फ नोड आप आगे सीखोगे,
इट एक्ट्स एज अ ब्लड फिल्टर, दैट इज स्प्लीन. अब यहाँ पे अपेंडिक्स देखा होगा, बहुत जनों को अपेंडिक्स ऑपरेट करके निकाल देना पड़ता है. इट्स अ सिंपल स्मॉल sac like structure. One theory says that appendix acts as a storehouse for good bacteria, rebooting the digestive system, and the others experts believe appendix is just a useless remnant from our evolutionary past, because we have evolved from animals. बोलते हैं कि इसका यूज सिर्फ कार्निवोरस एनिमल्स में होता था टू डाइजेस्ट मीट, और ह्यूमंस में इसका कोई यूज नहीं है, तो इसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं. द ऑर्गन्स विच वी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स बट आर ऑफ नो यूज आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन्स. तो वन थियरी कॉन्ट्राडिक्शन अभी भी क्लियर नहीं है, और कभी अगर इधर इन्फेक्शन हुआ तो अपेंडिक्स निकाल सकते हैं. सो दैट इज वन मोर पार्ट. सो लार्ज इंटेस्टाइन का भी फंक्शन क्लियर हो गया, जस्ट समराइज कर लेते हैं, रीड इट फास्ट. स्मॉल इंटेस्टाइन will convert carbohydrates to glucose, fats to fatty acids and glycerol, and proteins to amino acids. Small intestine also have villi which is finger-like projections, and they help in absorption of food into the blood. They receive secretion from liver. Liver will release bile juice, and what will bile juice do? They will break down large fat globules, that is emulsify it into small globules. तो emulsify arrow के ऊपर खाली है. Large fat globules are emulsified into small globules. What will pancreas do? They will release trypsin, which will break down proteins to peptones. They also release fats, which break down fats to lipids. They also release amylase, एक और बना देना, which breaks down carbohydrates to starch. Finally, large intestine will absorb excess water, and the rest of the material is removed from the body via the anus. So the rest, and this exit is again controlled by anal sphincter. So sphincter muscles जो controlled manner में waste को बाहर निकालेंगे is anal sphincter. So now you can answer all these questions. What is the role of acid? What is the function of digestive enzymes? तो सारे enzymes जो थे सबका लिखना है, answers notes में दे दूंगा मैं. So we have finished with digestion in human beings. तो अगली बार खाना खाते वक्त सोचने की बात है कि कितनी चीज़ें हमारे बॉडी में हो सकती है, हम सोच भी नहीं सकते. So we have done this diagram. बहुत लोग नाराज़ हो गए सुनकर. डायग्राम आपको ड्रॉ करना ही होगा एक बार आज के दिन, और ये कल चेक किया जाएगा अलॉन्ग विथ मैथ्स होमवर्क. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्पीड टाइम डिस्टेंस भी करा है, तो आपको वो भी कवर अप कर लेना है. थैंक यू.